स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लास एज में। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम परमाणु त्रिज्या के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज वो हम अध्ययन करेंगे आयनिक त्रिज्या के बारे में। तो हम तत्वों के गुणधर्म पढ़ रहे थे, तत्वों के जो गुणधर्म मतलब आवर्तीता तत्वों की। तो सबसे जो हमारे यहाँ पर पहले आज की हेडिंग रहेगी वो रहेगी आयनिक त्रिज्या। अब जैसे क्या होता था कि भाई जैसे परमाणु की त्रिज्या होती थी, ठीक है, परमाणु है वो क्या रहता था आपका उदासीन रहता था, तो वहां पर वो परमाणु की त्रिज्या हो जाती थी। और परिभाषा क्या होती थी कि भाई नाभिक और बाह्यतम कोश के मध्य की जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं, हमें परमाणु मतलब परमाणु त्रिज्या वो कहते हैं। तो आयनिक त्रिज्या क्या होगी, तो आयनिक त्रिज्या वो बिल्कुल जो परमाणु त्रिज्या उसके जैसे होगी, बस यहाँ पर अंतर क्या होगा, यहाँ पर जो त्रिज्या होगी वो किसी मतलब उदासीन परमाणु की नहीं होगी, यहाँ पर किसी आयनित परमाणु की होगी। और कोई भी परमाणु है या तत्व है वो आयनित कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण किया जाता है या फिर क्या होता है उसका निष्कासन होता है। तो आयनिक त्रिज्या की परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी आयन के नाभिक, किसी आयन के नाभिक व बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया हो कि कोई भी आयन है हमारे पास में, इस बार आपका परमाणु मतलब होगा तो परमाणु भी आयन है, तो आयन किससे मिल गया, परमाणु से होता है, तो परमाणु भी क्या होता है। लेकिन यहाँ पर जो पीछे हमने परमाणु त्रिज्या पढ़ी थी वो किसी उदासीन परमाणु की थी, लेकिन आयनिक त्रिज्या क्या होगी, किसी आयन की होगी। जैसे हम बात करते हैं जैसे सोडियम की, तो यहाँ पर जैसे Na, ठीक है, तो Na है। अब ये क्या करेगा, Na है तो Na का यहाँ पर आप बनो पहले तो किस प्रकार से, ये इसका नाभिक हो गया, ये इसका पहला कोष, ये दूसरा कोष और ये तीसरा कोष। अब बताओ परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो इसमें सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, अभी बताओ कितनी होगी, 11 ही होगी ना, क्योंकि यहाँ पर जितना जेड होगा उतना ही क्या होगा आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों होंगे, जितने जेड होंगे उतने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पर कोई भी आवेश उदासीन है, कोई भी आवेश नहीं है। तो इसका मतलब इसके पास में 11 इलेक्ट्रॉन, तो 11 इलेक्ट्रॉन को भर दो, इसमें कितने भर सकते हैं, 2, तो ये 2 भर दो, इसमें कितने भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं। मैं ऐसे भर रहा हूँ, आपको वैसे एक एक करके भरने हैं, ठीक है। तो 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए, एक और बचा, इसका मतलब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब आप देखो जब ये, क्योंकि ये जो नाभिक और ये बाह्यतम कोश का जो ये यहाँ तक यहाँ ये दूरी, इसको तो हम बोलेंगे परमाणु त्रिज्या। क्या बोलेंगे, परमाणु त्रिज्या। अब ये बात करते हैं आयन की, तो सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, दान कर देता है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा तो क्या बनेगा, Na+ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब मेरे को इसमें बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, अब कितनी होगी, Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 11 रहेगी। भाई सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना, 11, तो क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 रहेगी, नहीं रहेगी 11। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि हमने वहां पर एक कंडीशन लिखी थी कि Z है जो हमारा परमाणु क्रमांक है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तो बराबर होगा, लेकिन जब कब बराबर होगा, जब वहां पर परमाणु क्या होगा आपका विद्युत उदासीन होगा। यहाँ पर विद्युत उदासीन है क्या, यहाँ पर प्लस नहीं है क्या, है ना प्लस। इसका मतलब यहाँ पर जो Z के बराबर इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 नहीं होगी, तो कितनी होगी फिर भाई, 11 थे, 11 में से प्लस चिन्ह आ गया, इसका मतलब 1 प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 1 इलेक्ट्रॉन निकला है। इसका मतलब 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, 10। अब इसके लिए कोष बनाओ आप, ये आपका नाभिक हो गया, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष। पहले कोष में कितने भर सकते हैं, अधिकतम 2 भर सकते हैं, 2 भर दिए। दूसरे कोष में अधिकतम 8 भर दिए, 8 भर सकते हैं, ये 8 भर दिए। कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो क्या यहाँ पर है वो मतलब एक पूरा क्या हो गया, कोष खत्म हो गया ना। ये आपका उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु, और ये आपका आयन है। कौन सा आयन है, अभी यहाँ पर सोडियम ले, सोडियम आयन। अब आयनिक त्रिज्या क्या होती है, ये जो आयन बना, तो आयन के नाभिक और बाह्यतम कोश के मध्य की जो दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक त्रिज्या। मतलब ये नाभिक और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, ठीक है। अब एक बात ऊपर लिखता हूं जो आपको इस डायग्राम से देख के समझनी है, ठीक है, कि यहां पर क्या हो रहा है। तो मैं लिखता हूं यहां पर किसी
धनायन का आकार अपने संगत परमाणु से सदैव छोटा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। क्या लिखा है कि किसी भी धनायन का जो आकार है वो अपने संगत परमाणु से सदैव क्या होता है, छोटा होता है। तो ये बात आपको इससे पता चल रही है नहीं चल रही है। ये देखो सोडियम था, सोडियम, अब ये क्या बन गया, सोडियम के ऊपर प्लस आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका धनायन, ये क्या हो गया आपका धनायन हो गया। और ये क्या हो गया भाई, ये सोडियम है तो ये इसका संगत परमाणु तो है, तो दोनों सोडियम है ना, तो ये क्या हो गया आपका इसका संगत परमाणु हो गया ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि धनायन का जो आकार है वो अपने संगत परमाणु से सदैव छोटा होता है। तो आपको यहाँ पर ये छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये क्या है, बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब धनायन का आकार होता है। ये देखो यहाँ पर, और कैसे पता चल रहा है, यहाँ पर देखो 3 कोष थे और यहाँ पर 2 ही कोष बचे हैं, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर तो सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मतलब यहाँ पर आकार है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर छोटा हो रहा है। लेकिन अगर मान लो कोषों की संख्या भी क्या ना हो, अगर मान लो ना घटे, तब फिर वहां पर हम कैसे बताएंगे कि धनायन का आकार है वो कम ज्यादा हो रहा है। तो एक चीज यहाँ पर देखो कि जैसे ही क्या होगा यहाँ पर, जैसे कोई भी ये नाभिक है, नाभिक क्या करता है, प्रत्येक जो बाह्यतम कोष है, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाता है, एक बल लगाता है, जिसको हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश या जेड इफेक्टिव। सिंपल सी भाषा में प्रभाव है नाभिक का किस पर, आवेश पर। कौन से आवेश पर, इलेक्ट्रॉन के, कौन से इलेक्ट्रॉन पर, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर। इसका मतलब नाभिक क्या करता है कि बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करता है, खींचता है। भाई क्यों खींचता है, क्योंकि नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, प्लस पाया जाता है, और बाहर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब बाहर आपके घूमते रहते हैं माइनस। तो क्या प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, आकर्षित नहीं करेंगे, करेंगे ना आकर्षित। इसका मतलब यहाँ पर आकर्षण बल होता है, और प्लस और माइनस के मध्य जो आकर्षण बल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव या फिर प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मान लो निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पर पहले देखो इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं। इसमें भी कितने प्रोटॉन है भाई, प्रोटॉन तो 11 रहेंगे, प्रोटॉन तो जेड के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर पहले 11 प्रोटॉनों को, मतलब 11 प्रोटॉन मतलब 11 प्लस को है, 11 प्लस को यहाँ पर जो मतलब एक तो ये मतलब इन दोनों को खींचना पड़ रहा था, और एक बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ रहा था। ठीक है, तो पहले तो 11 इलेक्ट्रॉनों को ये इतने खींचने पड़ रहे थे, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अब जो 11 प्रोटॉन है इसको कितने इलेक्ट्रॉनों को खींचना पड़ रहा है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉनों को खींचना पड़ रहा है, मतलब बांध के रख रहा है वो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ज्यादा 11 को खींचना ज्यादा आसान है या 10 को खींचना ज्यादा आसान है? 10 को खींचना आसान है ना, क्योंकि एक मतलब एक तो कम हो गया ना, तो आसानी से खींच पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश वो बढ़ जाएगा, किसमें बढ़ जाएगा, धनावेश जो होगा या धनायन होगा उसमें बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर कम इलेक्ट्रॉनों को खींचना पड़ेगा, इसलिए वो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या कर देगा, उसका आकार को क्या कर देगा, छोटा कर देगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश से जैसे कोई भी धनायन बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब उसको कम इलेक्ट्रॉन खींचना, तो ज्यादा मतलब क्या लगाएगा वहां पर, बल लगा के ज्यादा खींच लेगा वहां पर। तो परमाणु जितना प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा लगेगा, परमाणु का आकार उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। और यहाँ पर संगत परमाणु है, तो संगत परमाणु की अपेक्षा ये जो धनायन है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, इसलिए यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक लगेगा, और प्रभावी नाभिकीय अधिक लगने की वजह से इसका आकार है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ पर तो देखो सीधा ही दिख रहा है कि यहाँ पर 3 कोष थे, यहाँ पर 2 कोष हो गए, तो इसका मतलब इसका आकार है वो क्या रहेगा, आपका छोटा ही रहेगा। लेकिन मान लो कि कोष कहीं पर खत्म नहीं हो रहे, फिर भी अगर धनायन बन रहा है, हमने तो लिखा कि किसी भी धनायन के लिए, ठीक है, कोई भी धनायन हो उसका आकार अपने संगत परमाणु से क्या रहेगा, सदैव छोटा रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि धनायन बनने पर वहां पर जो जेड इफेक्टिव है वो बढ़ जाता है। इस धनायन बनने पर वहां पर जेड इफेक्टिव बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की भाई यहाँ पर कमी होगी ना, अगर इसकी बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन कमी होगी, पहले उसको 11 इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ रहे थे, अब उसको 10 इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ रहे हैं। तो ज्यादा आसानी किसको होगी खींचने में, 10 इलेक्ट्रॉन खींचने में होगी। इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन वाले में क्या लगेगा, ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश से बल वो लगेगा, और जितना ज्यादा प्रभाव होगा नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर, तो उतना ही ज्यादा आकार है वो क्या होगा, छोटा होगा।
तो ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी धनायन का जो आकार है अपने संगत परमाणु सदैव क्या होता है, छोटा होता है। और आयनिक त्रिज्या कौन सी होगी, आयनिक त्रिज्या होगी, कोई भी आयन बनता है तो उस आयन के नाभिक और वायतम कोश के मध्य की जो दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं, आयनिक त्रिज्या कहते हैं। ये तो सिंपल है, बस वहां पर परमाणु त्रिज्या थी तो वहां पर किसी परमाणु के नाभिक आ गया, यहाँ पर आयनिक त्रिज्या तो किसी आयन के हो गया, ठीक है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी धनायन का आकार अपने संगत परमाणु से सदैव छोटा होता है। क्यों छोटा होता है उसका कारण भी आपको पता चल गया होगा, जेड इफेक्टिव कारण होता है, ठीक है। और जेड इफेक्टिव भी कम ज्यादा क्यों लगता है उसका कारण मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया आपका कोई भी धनायन। अब क्या इसी प्रकार से ऋणायन में भी होता है, क्या किसी ऋणायन का आकार भी अपने संगत परमाणु से सदैव छोटा होता है या फिर बड़ा होता है, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखो उसके लिए हम लेते हैं जो हमारा क्लोरीन आवेश होता है, सॉरी ये क्लोरीन मतलब तत्व होता है। तो क्लोरीन तत्व के लिए ये Cl, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। तो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने जोड़े होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इस पर कोई भी आवेश नहीं है। तो ये हो गया आपका, इस प्रकार से भी इसमें आ गए इलेक्ट्रॉन 17। अब यहाँ पर इसके लिए कोष बनाओ, तो ये आपका नाभिक हो गया, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष और ये तीसरा कोष, ठीक है। आगे बनाने पड़ेंगे तो बना लेंगे। तो पहले कोष में कितने बढ़ सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, आपको वैसे बढ़ने एक एक करके, ठीक है, मैं इसे बना रहा हूँ। फिर 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में वो कितने बढ़ सकते हैं, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, तो 8 भर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कितने हो गए, 10 हो गए। भाई तुम तीसरे कोष में कितने बढ़ सकते हैं, 2n² के सूत्र से लगा लो। तीसरे कोष में पता नहीं है, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 मतलब 18, मतलब तीसरे कोष में कितने बढ़ सकते हैं, 18 बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में तो बच्चे कितने हैं, 10 तो भर दिए, 17 में से बच्चे कितने हैं, 7 बचे। इसका मतलब यहाँ पर भाई तुम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। ये आपका उदासीन परमाणु है। अब देखो यहाँ पर इसका हम क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। भाई ऋणायन बने चाहे धनायन बने होगी तो वहां पर आयनिक त्रिज्या ही ना, तो हमारे को यहाँ पर आयनिक त्रिज्या देखने के लिए यहाँ पर हम देखना पड़ेगा भाई ऋणायन बन रहा है तो कैसे बन रहा है। तो Cl क्या करता है बताओ, क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है। भाई क्लोरीन किस में जाना चाहता है, ऑर्गन के रूप में जाना चाहता है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तभी तो ऑर्गन के रूप में 18 पे जाएगा ना। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या ग्रहण किया, और जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर जो आवेश है वो कौन सा आता है, आपका ऋणावेश आता है। तो यहाँ पर जो आवेश है वो कौन सा आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम इसके लिए कोष बनाते हैं, तो ये आपका हो गया नाभिक। अब चलो इसमें पहले देख लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, क्या Z के बराबर होगी, नहीं होगी Z के बराबर। ध्यान रखना Z के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या तभी होगी जब परमाणु क्या होगा, जो उदासीन होगा। अगर उदासीन नहीं है तो मतलब वहां पर है वो Z के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर फिर कितनी होगी, तो यहाँ पर देखो भाई 17 इलेक्ट्रॉन तो थे पहले से उसके पास में, हमें पता था। अब उसने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 18 हो गई यहाँ पर। अब देखो आगे के इसका चलो बना लेते हैं, कोष बना लेते हैं। ये हो गया आपका नाभिक, ये हो गया पहला कोष, ये हो गया दूसरा कोष, ये हो गया आपका तीसरा कोष। तो पहले कोष में अधिकतम कितने बढ़ सकते हैं हम, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बढ़ दिए। दूसरे में बढ़ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ दिए। तीसरे में हम बढ़ सकते हैं कितने, 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे पास में कितने बढ़ दिए, 10 तो बढ़ दिए, बच्चे कितने 8 है। इसका मतलब इसमें 8 बढ़ देते हैं। अब यहाँ पर बताओ, ये हो गया आपका ऋणायन, क्या हो गया, ऋणायन। अब बताओ मेरे को आकार है वो ऋणायन का बड़ा है, धनायन मतलब उदासीन परमाणु का बड़ा है। अब पहले तो सोडियम वाले में तो आपको पता चल गया था कि वहां पर क्या हो रहा है, एक कोष ही गायब हो गया। इसका मतलब कोष गायब हो गया, इसका मतलब आकार अपने आप छोटा हो जाएगा। यहाँ पर कोई कोष गायब हुआ है क्या, 1 2 3 1 2 3 बराबर है ना। यहाँ पर फिर भी यहाँ पर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर जरूरी थोड़ी आप साइज ऐसे देकर साइज बनाने तो इसकी मतलब अभी देखेंगे क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर साइज के अनुसार भी आप नहीं देख सकते हो। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि किसका आकार है वो बड़ा है। तो उसके लिए आपको बताया कि आकार अगर देखना है किसी भी ऋणायन धनायन कुछ भी हो तो आपको वहां पर किसकी आवश्यकता होगी, जेड इफेक्टिव की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर देखो कि जेड इफेक्टिव को पहले तो नाभिक को 7 इलेक्ट्रॉन को खींचना था, अब उसको कितने इलेक्ट्रॉनों को खींचना है, 8 इलेक्ट्रॉनों को खींचना है। तो एक तो बताओ कोई एक रस्सी बंधी हुई है, उस रस्सी को 8 आदमी खींच रहे, तब आपके लिए आसान रहेगी उस खींचने में, या फिर 7 आदमी रहेंगे उसको खींचने में तब आसानी रहेगी। 7 आदमी खींचेंगे तब तो आपको कुछ आसानी रहेगी ना, ठीक है। 8 आदमी खींचेंगे तो आपको 7 आदमियों से ज्यादा क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर नाभिक को पहले तो 7 इलेक्ट्रॉन खींचने थे, लेकिन इस बार उसको कितने इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन खींचने हैं। इसका मतलब उसका बल कुछ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बल कम होने का मतलब जेड इफेक्टिव कुछ कम हो जाएगा, प्रभाव कुछ कम हो जाएगा नाभिक का, किस पर, वायतम कोष के
जो इलेक्ट्रॉन उस पर क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, इस वजह से वहां पर क्या हो जाएगा, आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा। और प्रभावी नाभिकीय आवेश कम जितना होगा परमाणु का आकार उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर लाइन लिखूं तो क्या लिखूंगा कि किसी ऋणायन का आकार अपने संगत परमाणु से सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। सदैव क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट बात है। और क्यों बड़ा होगा, क्योंकि जो आपका ऋणायन बनेगा तो ऋणायन बनने पर एक इलेक्ट्रॉन क्या आ जाता है, या जो भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो Z इफेक्टिव है या प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसका मान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इस वजह से वो मतलब उसका आकार है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो Z इफेक्टिव जो आपको बताया था कल वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Z इफेक्टिव जिसको समझ में आ गया वो कहीं पर नहीं अटकेगा। तो ये बात आपको पता चल गई कि भाई उदासीन परमाणु और ऋणायन इनमें से किसका आकार बड़ा होगा, ऋणायन का आकार बड़ा होगा। और उदासीन परमाणु का जो ऋणायन का जो उदासीन परमाणु उसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये होगी आपकी आयनिक त्रिज्या। तो ये तो हमने आयनिक त्रिज्या के बारे में पढ़ा है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं गुणों में आवर्तिता। गुणों में आवर्तिता मतलब हम पढ़ रहे हैं कि आवर्त सारणी में, हमारी आवर्त सारणी है ना, आधुनिक आवर्त सारणी, उस आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व बनाए हुए हैं तो उनके गुणों में कैसे परिवर्तन होता है। तो परमाणु त्रिज्या हमने देख ली थी। परमाणु त्रिज्या देखने के लिए हमारे को आवश्यकता होती थी परमाणु आकार की, और परमाणु आकार भी हमने वहां पर देख लिया था कि परमाणु आकार किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। कुछ आपके पास में ये मान लो आपके पास में जो आवर्त सारणी है वो है, ठीक है, इसे टेम्परेरी बना रहा हूं मैं। ये आपके पास मान लो आवर्त सारणी है, ठीक है। तो इस आवर्त सारणी में जो इस प्रकार से आपके ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां होती थी उनको क्या बोलते थे, वर्ग बोलते थे। कितने वर्ग होते थे आपके, 18 वर्ग होते थे ना, 1 से 18 तक। और आवर्त जो इस प्रकार से 30 पंक्तियां होती थी वो कितनी होती, 1 से लेके 7 तक होती थी। तो हमने देखा था कि परमाणु आकार आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार बढ़ेगा कि घटेगा, परमाणु आकार बढ़ेगा कि घटेगा। तो जब हमने देखा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तब हमारा परमाणु आकार है वो क्या होता था, घटता था। और क्यों घटता था, क्योंकि यहाँ पर देखो आवर्त में बाएं जाने पर, तो आप लिथियम वाली लाइन याद रखो, लिथियम के बाद में भाई आवर्त में जाओगे तो लिथियम के बाद में बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये आएगा। तो लिथियम, फिर यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, फिर यहाँ पर बोरोन आ जाएगा, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये ठीक है। ये डी ब्लॉक हो ना, ये बी ब्लॉक या एस ब्लॉक, और नीचे ब्लॉक आता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें सबसे आकार अगर बात करें तो बड़ा किसका होगा, तो यहाँ पर लिथियम का बड़ा होगा, फ्लोरीन का क्या होगा, छोटा होगा, सबसे छोटा होगा इनमें से। अब ऐसा क्यों होता है, तो उसका कारण बताया था कि जब भी कोषों की संख्या नहीं बढ़ती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तब वहां पर Z इफेक्टिव भी क्या होता है, बढ़ता है। अब ऐसा कैसे होता है कि जैसे लिथियम है, तो लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। इसका मतलब उसमें 3 ही प्रोटॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब 3 ही प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या हो रहा है, जो 3 प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, ठीक है। कोषों की संख्या वही है। अब आगे बात करते हैं बेरिलियम की, तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, 4 होता है। और इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे, 4 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 4 होंगे। लेकिन कोष की संख्या सेम रहेगी ना, लेकिन वहां पर प्रोटॉन देखो कितने होंगे, 4 प्रोटॉन होंगे। इसलिए कोषों की संख्या समान है, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, 4 प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को। फिर आगे आएंगे तो फिर 5 इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, फिर 6 इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही है, तब ये घटना होती है, ठीक है। तो आप देखोगे जब यहाँ पर फ्लोरीन तक आओगे तो यहाँ पर फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 7, मतलब Z 7 होता है तो P भी 7 होगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 होगा। लेकिन यहाँ पर कोषों की संख्या नहीं बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पर मतलब 7 क्या 9, ठीक है। तो 9 होगा, तो 9 यहाँ पर प्रोटॉन होंगे, 9 ही आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, 9 प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो 9 प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, एक ही कोष में क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो सीधी सी बात है, एक तो मतलब बाह्यतम कोष जो इस प्रकार से 2, यहाँ पर 2 ही कोष काम आता है ना यहाँ तक पूरे। तो एक तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, मतलब 3 प्रोटॉन खींच रहे हैं बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को, और एक है वो क्या हो रहा है यहाँ पर
नो प्रोटॉन खींच रहे हैं बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को, इसका मतलब ज्यादा बल कहां पर लगेगा, ज्यादा बल नो प्रोटॉन वाले पर लगेगा। इसका मतलब इसका आकार है वो क्या होगा, जितना प्रभावी नाभिक क्या होगा ज्यादा उतना ही आकार क्या होगा, छोटा होगा। तो सीधी सी बात है, आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, यहाँ से बाएं से दाएं जाएंगे, तब आपका परमाणु आकार कम होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर कोषों की संख्या समान रहती है और जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन है उनकी संख्या बढ़ती जाती है, इसलिए वहां पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या भी बढ़ती है, प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती है, तो इस वजह से वहां पर जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भाई प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो हमने मान लिया भाई जेड इफेक्टिव बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ साथ में क्या बढ़ती जा रही है, कोषों की संख्या भी तो बढ़ती जा रही है ना। अब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो इस वजह से वहां पर जो परमाणु का आकार है वो क्या होता जाएगा, वहां पर बढ़ता जाएगा। तो ये बात इंपोर्टेंट आपको ध्यान में रखनी थी, जो इसके बारे में मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। तो अब यहाँ पर हमारी आयनिक त्रिज्या वो कैसे परिवर्तित होगी, तो आयनिक त्रिज्या में भी कोई भेद नहीं है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जिस प्रकार से आपका वो परमाणु त्रिज्या चेंज होती है, उसी प्रकार से कौन चेंज होगी, आयनिक त्रिज्या चेंज होगी। और परमाणु त्रिज्या किस आधार पर चेंज होती है, कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो आपका परमाणु आकार है वो क्या होता है, बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ता है। ये तीर का निशान देखो ऐसे लगा हुआ है ना, इसका मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तब आकार बढ़ रहा है, ठीक है। परमाणु आकार बढ़ रहा था, सीधी सी बात है, परमाणु का आकार बढ़ेगा तो परमाणु की क्या बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ेगी। जितना बड़ा गोला होगा उतनी बड़ी त्रिज्या होगी, तो इसका मतलब परमाणु त्रिज्या, जो परमाणु आकार बढ़ेगा तो जो आपका परमाणु त्रिज्या होगी उसका भी यही क्रम होगा, तो परमाणु त्रिज्या का भी यही क्रम, यहाँ पर भी देख पा रहे हो तीर का निशान नीचे। और इसी प्रकार से आपका किसका होगा क्रम, आयनिक त्रिज्या का, किसका होगा, आयनिक त्रिज्या का क्रम होगा, ठीक है। तो आयनिक त्रिज्या भी क्या होती है आपकी, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर है वो क्या होती है आपकी, बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है, कि यहाँ पर ऊपर से नीचे जाएंगे तो जेड इफेक्टिव कम होगा, परमाणु आकार बढ़ेगा, और इस वजह से वहां पर जो आयनिक त्रिज्या है, परमाणु आकार बढ़ेगा तो आयनिक त्रिज्या भी बढ़ेगी, ठीक है भाई। एक इलेक्ट्रॉन निकला तो कितना आकार छोटा हो सकता है, वो तो थोड़ा सा ही छोटा होगा ना, लेकिन वहां पर नीचे जा रहे हैं तो बढ़ तो रहा है ना आकार, इस वजह से। और आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाने की बात करें तो आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तब हमारा जो परमाणु आकार है वो क्या होता है, घटता है। परमाणु आकार बाएं से दाएं जा रहे हैं, ठीक है, बाएं से दाएं, तो यहाँ पर बाएं से दाएं देखो तीर का निशान मैंने इस बार इस साइड में लगाया है। तो अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा होता है और फिर धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त में, तो परमाणु आकार में क्या होती है, कमी होती है। और सेम टू सेम परमाणु आकार में कमी होगी, परमाणु त्रिज्या में कमी होगी। इसका मतलब यही क्रम किसका होगा, आपका परमाणु त्रिज्या का होगा, और यही क्रम किसका होगा, आयनिक त्रिज्या का होगा। मतलब कहने का मतलब जो आवर्त में जो आयनिक त्रिज्या है वो क्या होती है, बाएं से दाएं जाने पर घटती है, ठीक है। तो ये तीर के निशान है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपका परमाणु आकार होगा वैसे परमाणु त्रिज्या होगी, वैसे आपकी आयनिक त्रिज्या होगी। और यहाँ पर इसका कारण क्या है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है या घटता है, वो आपको बताना चाहिए। और वो क्या है आपका कारण, जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव कब चेंज होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, जब कोष की संख्या समान रहेगी और प्रोटॉन बढ़ेंगे। कोषों की संख्या समान रहेगी और नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा। जब कोषों की भी संख्या बढ़ रही है और प्रोटॉनों की भी संख्या बढ़ रही है तब वहां पर है वो जेड इफेक्टिव कम होगा, क्योंकि कोष जल्दी बढ़ेगा ना, कोष आकार ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो प्रोटॉन का उतना प्रभाव नहीं रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब कोष समान यहां पर लिख देता हूं, कोष समान वे प्रोटोनों की संख्या में वृद्धि होगी, तब आपका जो जेड इफेक्टिव है वो सदैव क्या होगा, बढ़ेगा। और जब कोष बढ़ेंगे तथा प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, नाभिक के अंदर ये बात हो रही है प्रोटोनों की संख्या भी बढ़ेगी, में वृद्धि होगी, तब आपका जो जेड इफेक्टिव है वो क्या होगा, कम होगा। ये बात आपको ठान लेनी है। यही बात आपको जेड इफेक्टिव है वो सारे जितने भी है ना गुण हमारे सारे उसी के बारे में हमारे को बता देगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आयनिक त्रिज्या।